गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब भी आज अपन नाभिक की बात करने वाले, न्यूक्लियस वाले चैप्टर को पढ़ने वाले अपन। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है नाभिक। नाभिक, न्यूक्लियस। तो नाभिक के बारे में रदरफोर्ड साहब ने कुछ इंफॉर्मेशन अपन को दी है, और वो इंफॉर्मेशन क्या थी? नाभिक की जो डिस्कवरी की है वो रदरफोर्ड साहब ने की है, और उन्होंने ये बताया है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, क्या लाइन बोलते हैं वो, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान व धनात्मक आवेश एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। ये लाइन वो बोलते हैं कि परमाणु का जो है संपूर्ण द्रव्यमान और उसका संपूर्ण धनात्मक आवेश एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिससे अपन नाभिक कहते हैं, जिससे अपन नाभिक कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल एटम मास कॉन्सेंट्रेट इन ए स्मॉल एरिया, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, यहां तक बात समझ में आएगी। अब आज अपन का जो पहला जॉब है, पहला जो काम है, यहां पे अपन को नाभिक का आकार ज्ञात करना है। क्या करना है? नाभिक का आकार। तो देखो, सबसे पहले अपन देखें कि परमाणु का आकार अपन ने कैलकुलेट करा है। परमाणु का आकार क्या होता है? साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। तो ये होता अपने पास 10 एंगस्ट्रॉन। ये होता अपने पास कितना होता? 10 एंगस्ट्रॉन। यानी ये हो गया, सॉरी 10 एंगस्ट्रॉन नहीं, 1 एंगस्ट्रॉन है ना अपने पास। इसको चेंज कर देते हैं। कितना होता? 1 एंगस्ट्रॉन। ये हो गया अपने पास 1 एंगस्ट्रॉन, ये होता है। और 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ये साइज होता है अपने पास। एक और अपन ने देखा कि रदरफोर्ड साहब ने ये कहा था, रदरफोर्ड ने नाभिक का आकार भी ज्ञात करा था। उन्होंने नाभिक का आकार क्या बताया? रदरफोर्ड साहब ने नाभिक का आकार ये बताया था इन्होंने 1 फर्मी मीटर, यानी 1 × 10⁻⁻15 मीटर। तो ये इससे भी छोटा होता है, ये इन्होंने बताया था। और ये कौन सा मेथड था? एक मेथड से इन्होंने कैलकुलेट करा था। लेकिन अपन और भी कोई नए तरीके ढूंढ लिए अपन ने, जिससे भी नाभिक का आकार ज्ञात किया जा सकता है। तो ये कौन सा मेथड था, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। और नया मेथड, इससे इतना अपने आसपास 10⁻⁻15 मीटर आंसर होता था। तो ये पहले जो इन्होंने मेथड यूज किया, उस मेथड में क्या किया था उसको निकालते हैं, फिर एक और नया मेथड है उससे भी कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो यहां पे देखो आप लोग कि रदरफोर्ड ने जो था नाभिक का आकार ज्ञात किया। नाभिक का आकार जो है वो इन्होंने ज्ञात किया था। और कौन से मेथड से ज्ञात किया था उन्होंने? उनका मेथड था क्लोजेस्ट अप्रोच मेथड। ये मेथड उन्होंने यूज करके इसको कैलकुलेट किया था। तो मेथड क्या है इसको समझते अपन लोग। तो
रदरफोर्ड सर ने सबसे पहले ऐसे किया, देखो क्या किया कि यहां पे अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते लाइन का अपने पास। ये एक लाइन अपन ने ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो रदरफोर्ड सर ने क्या किया था कि एल्फा पार्टिकल की गोल्ड पे स्कैटरिंग की थी। तो ये तो अपने पास एल्फा पार्टिकल यहां से निकल रहे हैं आपके पास, एल्फा पार्टिकल, ठीक है। एल्फा पार्टिकल का सोर्स अपन को पता है, बिस्मिथ से निकलता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल से। तो ये एल्फा पार्टिकल है, ये अपने पास एल्फा कण है। और वो क्या होते थे, हीलियम पार्टिकल होते थे 2He4, और इन पे चार्ज कितना होता था, 2E के इक्वल होता था, पॉजिटिव चार्ज होता था ये एल्फा पार्टिकल। इनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी लेते थे अपन लोग। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी रखी थी अपन ने, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन ने रखी थी इसकी, ये अपन ने लिया था 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया था। फिर ये जो पार्टिकल है ना, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और ये यहां से जाके किस पे स्कैटरिंग कर रहे हैं अपन, गोल्ड पार्टिकल्स पे। तो ये जो गोल्ड है अपने पास, तो ये गोल्ड पे, गोल्ड का एक एटम ले लेते हैं अपन लोग, ये गोल्ड का एक एटम है, जैसे मान लो ये एक गोल्ड का एटम है, ठीक है। एटम के अंदर क्या हुआ था, अपन ने सारी डिस्कशन करने के बाद में ये देखा था कि एक पार्टिकल जो होता था, इसके एक छोटे से पार्ट से टकरा के वापस लौट जाता था। इसी को अपन ने न्यूक्लियस नाम दिया था। ये तो अपने इसको तो क्या माना, एटम है, तो ये तो हो गया अपने पास 10⁻⁻10 मीटर। और अपन इसके बारे में आइडिया देख रहे थे, और वहां से अपने को ये भी आइडिया मिल गया था कि इसका भी लगभग आकार ये होता है, ये भी अपन को मिल गया था। लेकिन इन्होंने कौन से मेथड से कैलकुलेट करा, वो मेथड से अपन यूज कर रहे हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच मेथड। अब ये पार्टिकल चलता है, यहां से दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, कौन बैठा है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बैठा है, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस आप लोगों के पास, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये जा रहा है, और फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 क्या होती जा रही, कम होती जा रही है, फाइनली ये स्टॉप हो जाएगा कहीं ना कहीं जाके। और मान लो जस्ट इसको टच करने वाली स्थिति में जाके आपका ये जो पार्टिकल है, इसको जस्ट यहां पे टच करने से पहले या आसपास यहां पे ये रुक जाता है, ये वापस रिटर्न हो जाता है, ऐसे आ जाता है, ये वाली कंडीशन थी। तो यहां पे तो इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी थी, और यहां पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ये वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। और ये अपने पास गोल्ड का जो न्यूक्लियस है, उसके पास चार्ज कितना होता है, यहां पे अगर मैं चार्ज देखूं गोल्ड के पास, तो 79E होता है, 79E है इसके पास, ये इसके पास चार्ज। तो अपन कंजर्वेशन, मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट अगर लगा ले, यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अगर यूज करें अपन लोग, तो बिफोर एनर्जी कितनी है, तो बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी, और बाद में टोटल एनर्जी कितनी होगी आफ्टर कोलिजन, ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो बिफोर कोलिजन इसके पास देखो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी पहले और पोटेंशियल एनर्जी पहले, बाद में कोलिजन के बाद में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा अपना। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ये सिद्धांत अपन को लगाना है। अब देखो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी, ठीक है ना, नेचुरली अपन ने कितनी रखी है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड कराई अपन ने। तो काइनेटिक एनर्जी तो है, तो के लिख देते इसको। पोटेंशियल एनर्जी देखिए आप लोग, इन दोनों के कंपैरिजन में, न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन में ये बहुत दूर है। तो यहां बैठ के अगर इसको देखते हैं ना, तो अपन को ऐसा लगता है कि इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे कोई भी चीज होती है ना, वहां से देखने पे तो ऐसा लगता है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते अपन, 0 मानते। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। अब फाइनली ये जो पार्टिकल यहां आता है, तो कोलिजन के वक्त या कोलिजन के बाद आपको पता है कि जैसे ये यहां पे आता है तो कुछ टाइम के लिए रुकता है। तो उस कंडीशन पे अगर अप्लाई करते हैं तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या लगाएंगे, अब सिस्टम ऑफ चार्जेस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए। तो वो होता है K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, ये वाली डिस्टेंस,
ये वाली, इसको मैं आर नॉट ले लेता हूं। देखो थोड़ा सा दूर है ये, तो मतलब आंसर थोड़ा ज्यादा है, एग्जैक्ट आंसर थोड़ा कम होगा अपना। तो ये फॉर्मूला अपने पास आर नॉट आ गया। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कर लेते हैं। के तो कांस्टेंट हो गया आपके पास, तो के तो आपको ऐसा कैसा लिखना है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, ये आपके पास हो गया। अब इसको जमाइए आप लोग। के का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q1 उस पे चार्ज कितना है 2E, गोल्ड पे चार्ज कितना है 79E अपॉन आर नॉट। ये फॉर्मूला बन गया। और अपन को निकालना है ये जो है क्लोजेज अप्रोच डिस्टेंस, ये वाली है आर नॉट, इसी को अपन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बोलेंगे। रियल आंसर इससे थोड़ा सा छोटा होगा। तो आर नॉट कितना हो गया अपने पास, आर नॉट हो गया अपने, ये यहाँ पे 79E था ना, इसको सही कर लेते हैं। 79E है, तो ये आर नॉट हो गया अपने पास 79 की जगह चाहे तो आप एटॉम भी रख सकते हैं, जेड कुछ भी हो सकता है, गोल्ड के अलावा कोई दूसरा भी अगर एलिमेंट होगा तो उसका रखा जा सकता है। तो ये अपने पास हो गया 2 से 2 चाहे तो कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास। तो यहां से अपने पास आ गया ZE स्क्वायर अपॉन, ये हो गया अपने पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और के। ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन काम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। 8 था ना अपने पास, ये अपने पास 4, एल्फा पार्टिकल पे चार्ज अपन ने कितना ले लिया, एल्फा पार्टिकल पे चार्ज हो गया अपना एल्फा पार्टिकल पे चार्ज हो गया 2E। ठीक है, और वहां पे चार्ज हो गया 79, तो ZE ले लेते इसको अपन लोग। तो ये अपने पास हो जाएगा कि कांस्टेंट है अपने पास। ठीक है, ZE हो गया, E हो गया, 2E होगा ना। ओके, ये अपने पास आंसर होगा। इसमें कोई एरर आ रही है कि अपने पास वैल्यू पुट करने का। ठीक है, हाँ, तो इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर एक प्रॉब्लम लेता हूं, एनसीईआरटी में काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं वैल्यू कंसीडर कर दूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर अपन ले ले और वो रख ले, एनसीईआरटी बुक ने 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन को गिवन है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये लेकर अगर आप सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू पुट करेंगे आप, Z79 हो जाएगा, गोल्ड के लिए कैलकुलेट कर रहे, और E स्क्वायर आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, के आपको 7.7 रखना है। इसको फाइनली रखने के बाद आपके पास आता है 30 फर्मी मीटर, ये आंसर आ जाता है। ये याद भी कर लेना अब अपन को, कितना आ जाता है 30 फर्मी मीटर। बट एक्चुअल जो आंसर आता है आपको, एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। और एक्चुअल आंसर जो आता है, एक्चुअल आंसर आ रहा है आपका 6 फर्मी मीटर, तो इससे कम होगा। एक्चुअल आंसर हमेशा इससे कम मिलेगा आपको, कभी भी ज्यादा नहीं मिलेगा। एक बात ये भी अपन को ध्यान रखनी। तो इस मेथड से सबसे पहले रदरफोर्ड ने नाभिक का आकार ज्ञात किया था, लेकिन अपने पास और भी नए नए पैटर्न्स या मेथड्स मिले जिनसे अपन और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग मेथड था अपने पास। तो जैसे नाभिक वाले चैप्टर में आते हैं तो रदरफोर्ड सर ने अपने को बताया था। अब नेक्स्ट चैप्टर में जैसे अपन नाभिक वाले में आते हैं, ये परमाणु से निकाला था, तो नाभिक का आकार ज्ञात करने का एक और नया फॉर्मूला है, साइज ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करने का। इसमें यह है कि नाभिक
की प्रभावी या फिर औसत त्रिज्या, और ये अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो गिवन होती है कौन से फॉर्मूले से, R इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। इस फॉर्मूले से नाभिक की त्रिज्या अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्ट नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, R इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, उसमें नहीं जाना आप लोगों को। यहां पे R अपने पास क्या है, कांस्टेंट, वेयर ये जो R नोट है ये कांस्टेंट है। R नोट क्या होगा अपने पास, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होगी 1.2 फर्मी मीटर। वैल्यू कितनी होगी, 1.2 फर्मी मीटर, अर्थात 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर मिलेगा। दूसरा एक क्या है अपने पास, द्रव्यमान संख्या होगी, द्रव्यमान संख्या मिलेगी, और R क्या होगा, नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या, तो इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की त्रिज्या। तो ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट की जो त्रिज्या होती है तो कांस्टेंट हो गई अपने पास, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास नंबर के 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला भी याद रखना है अपन लोगों को। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगर अपन करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखिए अगर अपन लोग, तो देखिए अपने पास कुछ क्वेश्चंस ओके जैसे पहला क्वेश्चंस देखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस देखिए आप, इस फॉर्मूले पे बेस्ड R इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3 पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले, इस पे आधारित। तो प्रथम प्रश्न क्या ले रहे हैं अपन लोग कि एल्यूमिनियम गिवन, आपको एल्यूमिनियम गिवन है, और एल्यूमिनियम का मास नंबर भी गिवन होगा आपको 27, और इसकी रेडियस मैंने आपको दे दी। एल्यूमिनियम नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या गिवन है अपन को 3.6 फर्मी मीटर, फर्मी मीटर, ये अपन को गिवन है। अब ये कह रहा है 3.6 फर्मी मीटर है, तो अपन को कह रहा है कि तो नाभिक TE, तो नाभिक TE25 की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये करना अपन, ट्राई करिए एक बारी, फिर अपन इसको करते हैं कि ये अपने पास है एल्यूमिनियम 27, नाभिक की त्रिज्या आपको 3.6 फर्मी मीटर है, फर्मी मीटर में आएगा आंसर, ध्यान रखिए कोई भी हो चाहे। तो नाभिक TE की आपको करनी है ट्यूरियम की, टोल्यूरियम बोलते हैं इसको। ये एक भंगुर पदार्थ होता है आप लोगों के पास, हल्का होता है और विषैला होता है, ध्यान रखना, सफेद होता है, चमकदार होता है ना, चमकदार धातु होता है, जैसे टिन जैसा दिखता है ये, ठीक है ना। तो इसकी त्रिज्या कैलकुलेट करनी है, सिंपल सी है, फॉर्मूला यूज कर लो। तो सबसे पहले तो इसके लिए लिख लो, एल्यूमिनियम के लिए जो गिवन है इसको 1 नंबर ले लेते, R1 एल्यूमिनियम का अपन को गिवन है, इसको R1 को एल्यूमिनियम लिख लो चाहिए आप, ये हो गया फॉर्मूला। और इसका फॉर्मूला कैसे लिखा अपन ने, R नोट, और यहां पे इसका मास नंबर लिखना है। तो एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना है 27, और यहां पे 1/3, ये तो हो गया एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में। फिर क्या करना है, सेकंड नंबर वाले में किसके लिए लिखना है, जिसपे कैलकुलेट करना है। तो इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है TE की, ये यहां पे लिख लो। और इसमें भी क्या आएगा, नॉट कांस्टेंट है, इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर कितना 25, तो यहां पे लिख लीजिए, ये फॉर्मूला हो गया। अब मैथमेटिक्स यूज कर लीजिए, तो इनमें एक दूसरे का डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने में R0 से R0 कैंसिल हो गया,
टी ई निकालना, आर ए एल आपको गिवन है, तो आर ए एल अपॉन क्या हो गया, आर टी ई इज इक्वल टू 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 का क्यूब हो गया 1/3, ये भी अपन को समझ में आता है। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये तो पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 3/5 हो गया। और अब अपन को ये गिवन है, ये अपन को गिवन है, तो इसको उधर ले जाओ, तो न्यूक्लियस तो कितना हो गया, ये 5 ऊपर आएगा, 5/3 इंटू रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये हो गया 5/3 और इसकी रेडियस है 3.6 फर्मीमीटर, ये कैंसिल आउट हो गए, कितनी बन गई 1.2 फर्मीमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 12×5 = 60, तो 6 फर्मीमीटर आपका आंसर हो गया। अच्छी प्रॉब्लम है, इसी कॉन्सेप्ट से इस प्रॉब्लम को अपन को करना रहता है। एक और प्रॉब्लम करते हैं, यहां तक हो गया ये कंप्लीट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये अपने पास कि मैं अब पढ़ देता हूं, उस नाभिक का द्रव्यमान संख्या ए ज्ञात कीजिए। उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या ए ज्ञात कीजिए ठीक है, जिसकी त्रिज्या नाभिक बीई से दुगुनी होती है, और ये 9, ये गिवन आप लोगों के पास। क्या ज्ञात करना है आपको, उस नाभिक का द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या बीई से दुगुनी है। इतना सा क्वेश्चन है वैसे आप लोगों के पास, ठीक है। तो सबसे पहले अपन दुगुने वाले को पहले नंबर पे ले लेते हैं। ऊपर ये देखो, ये वाला, उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इससे डबल है। तो मान लो इसकी त्रिज्या r है, तो इसकी कितनी हो गई 2r, ठीक है। ऊपर वाले की कितनी हो गई 2r, तो ऊपर वाले के लिए फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, 2r उसको माना पहले वाले को, r0 a⁴ 1/3, ये तो पहले वाला हो गया। सेकंड वाला जो गिवन है उसको क्या माना अपन ने, r = r0 और इसका कितना है अपन को 9 1/3, ये कंडीशन है। और इससे अपन को एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, तो डिवाइड कर दीजिए इसमें, r से r भी कैंसिल हो गए, ये भी ये कैंसिल हो गए, तो ऊपर तो बच गया अपने पास 2, और यहाँ पे ये 3 का क्यूब हो जाएगा a⁴ 1/3, और ये 3 का क्यूब 1/3, ठीक है। यहां तक भी समझ में आता है, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, कितना बच गया 3, तो ये ठीक है ना भाई, यही हुआ ना, ये 3 कैंसिल हो गए, इधर गया ये 6 हो गया। ओके 9, लेकिन इस मेथड से करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान कि इसको इस तरह से लिख लो आप लोग, देखो ये 2 रहने दो ऐसे कैसा, और यहां पे इसको इस तरह से लिख दो a/9 1/3, इस तरह से लिख लो इसको। थोड़ा सा मैथमेटिक्स चेंज कर लेते हैं। अब क्या करना, दोनों तरफ क्यूब कर दो। तो यहां पे क्यूब किया ये हो गया, और यहां पे क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा अपने पास, a/9 इज इक्वल टू 10⁻3। 10⁻3 कितना होता है 8, और ये 9 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 72। तो कितना आ गया
मास नंबर कितना मिला अपन को 72। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चंस देखो इस पे आधारित। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस ये अपने पास दो नाभिक की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात, दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात, ये गिवन अपने पास, कितना अनुपात गिवन है ये अपने पास, ये डेटा गिवन है 27:125, ये डेटा गिवन है। तो उनकी त्रिज्याओं का, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल है सॉल्यूशन इसका। फॉर्मूला क्या अपने पास, R इक्वल टू R0 1/1/3, इसको यूज करना है। तो पहले नंबर पे R1 और डिवाइड कर A2 A1 A2 गिवन अपने पास कितना है 37 डिवाइडेड बाई 125, ऊपर क्या लगा हुआ 1/3। 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 1/3 लिख ले इसको। और ये किसका क्यूब है 5 का, तो यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है, तो ये हो गया अपने पास 3:5। R1 R2 का रेशो कितना मिला अपने पास 3:5। ये आंसर होगा इसमें अपने पास 3:5 हो जाएगा ये अपने पास। तो इस तरह से अपन नाभिक की त्रिज्या ज्ञात किया जा सकता है इस फॉर्मूले से, और इस पे जो भी न्यूमेरिकल है वो सारे आसानी से हो जाते हैं। एक आइडेंटिटी लगती है, सिंपल सा एक फॉर्मूला इसको यूज होता है, डिवाइड करना पड़ता है। किसी एक एलिमेंट के बारे में गिवन होता है और दूसरे एलिमेंट की अपन को कुछ ना कुछ उसकी त्रिज्या हो सकती है, ए नंबर हो सकता है, वो दोनों निकालने होते हैं। ओके, नेक्स्ट है नाभिक का आयतन। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस सिंपल सी बात है कि अपन को पता है कि जो भी नाभिक होता है उसका शेप स्फेरिकल होता है, और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो नाभिक का जो भी आयतन होगा वो सिंपल सा किस फॉर्मूले से गिवन होगा 4/3 πr³, इस फॉर्मूले से गिवन होगा। और r के बारे में अपन ने देखा था कि त्रिज्या का फॉर्मूला आया था अपने पास, त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या है ही, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या है ही। और नाभिक की त्रिज्या कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं R0 1/1/3 फॉर्मूले से। तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं तो वॉल्यूम निकल जाएगा अपने पास। तो क्या हो गया 4/3 पाई, और इसकी जगह वैल्यू पुट करा R0 1/1/3, और ऊपर कितना है 3, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3 पाई R0³ और a, ये हो गया नाभिक का आयतन। और यहां से देखते हैं ये सारी चीजें कांस्टेंट अपने पास, तो नाभिक का जो आयतन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a नंबर, ये नाभिक का आयतन होगा, ठीक है।
यहां से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो नाभिक का जो आयतन होता है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। यहां से क्या लिख सकते हैं, नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या A के समानुपाती होता है। अर्थात जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, ये कंक्लूजन निकल के सामने आता है। अब नेक्स्ट देखिए अपन नाभिक का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। नाभिक का आयतन, नाभिक का घनत्व, डेंसिटी कैलकुलेट करना है। डेंसिटी का सिंपल सा है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो, डेंसिटी को रो भी लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अपन को पता है कि वॉल्यूम का तो अभी अपन ने निकाला था रिसेंटली, लास्ट पेज पे आया था अपने पास। और मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन को पता है ए नंबर होता है, क्या होता है अपने पास, ए नंबर होता है। ए नंबर से अगर मैं एक न्यूट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बराबर होता है, तो पूरे नाभिक का मास निकल के आ जाता है, या पूरे परमाणु का निकल के आ जाता है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास क्या था, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, यही था अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सब कुछ कांस्टेंट है, तो सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही, ए से ए कैंसिल आउट हो रहा है, ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद में किसी भी नाभिक का, आप किसी भी नाभिक का, कोई भी नाभिक हो, अगर उसका घनत्व निकालते हैं 2.3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब निकल के आता है। कोई भी नाभिक हो जाए, सभी के लिए कांस्टेंट है। और इंपॉर्टेंट भी है कि नाभिक का जो है, एक क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, नोट करके लिखते हैं अपन लोग, नाभिक के घनत्व की कोटि 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की होती है। ये ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, तो डेंसिटी हमेशा क्या मिलेगी अपन को, कांस्टेंट मिलेगी। ऑल द न्यूक्लियस, कितने भी न्यूक्लियस हो, डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। जबकि अपने पास वॉल्यूम क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नंबर था। रेडियस क्या था अपने पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A⁻1/3 था। ये ध्यान रखो, रेडियस जो होती है किसी भी नाभिक की, रेडियस जो मास नंबर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/3 की, और वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नंबर है। लेकिन डेंसिटी जो है, वो डेंसिटी हमेशा आपके पास ध्यान रखिए फिक्स होती है, और एप्रोक्स जो अपन ने निकाला है वो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये डेटा अपन को अच्छे से पता होना चाहिए। और यहां से अपना क्या बनता है, एक न्यूमेरिकल बनता है, तो उस न्यूमेरिकल का अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपन ने कितनी चीजें कर लिया आज अपन ने, कि नाभिक क्या होता है अपने पास, फिर नाभिक का आपको क्या निकालना है, जो न्यूक्लियस है उसका आपको त्रिज्या निकालना आना चाहिए, फिर उसके बाद में नाभिक का आयतन निकालना आना चाहिए, और फिर उसके बाद में नाभिक का घनत्व। यहां से अपना एक क्वेश्चन अच्छे से बनता है। ओके, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम करेंगे।